वेलकम फ्रेंड। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 19 अप्रैल है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं वो सेंट्रल के हो या स्टेट के, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट मैसेज कर सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि इंटरनल डेवलपमेंट आप सभी का हो सके। लगातार प्रयास कर रहे हैं लोग, और भी लोग शामिल हो सकते हैं। किसी प्रकार का हेजिटेशन मत रखिए कि कौन क्या सोचेगा। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको ही इन सभी समस्याओं से जूझना होगा, जिसमें हम सहायक बन सकते हैं केवल मात्र का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का न्यूज़ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको डायरेक्ट यूपीएससी के एग्जाम में और स्टेट पीसीएस के मेंस के एग्जाम में आपको वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहिएगा, कोशिश करूंगा सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देना विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। केंद्र सरकार इस पर बार बार जोर देकर कह रही है। कल भी आपके न्यूज एनालिसिस में देखे होंगे, सुने होंगे, वहां पर केंद्र के द्वारा कुछ बातें की गई थी। तो यहाँ पर सत्ता के अभ्यास के क्रम में मैंने एक टॉपिक आप लोगों को कवर कराया था, सत्ता और सत्ता का अभ्यास। जितने लोगों को पता होगा तो उनको इस संदर्भ में उस चीज को समझिएगा कि सत्ता सत्ता और सत्ता का अभ्यास, सत्ता का अभ्यास कौन करेगा, इस मुद्दे पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। केंद्र मान रही है यह विधायिका का कार्य क्षेत्र है, जबकि आपको न्यायपालिका यह मान रही है कि यह न्यायिक अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में, क्योंकि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इन सब चीजों को लेकर कंट्राडिक्शन जो आपको सामने आएगा उस संबंधित मुद्दों को समझने का प्रयास कीजिएगा। सत्ता और सत्ता का अभ्यास यह अर्थ होता है अधिकार प्राप्त होना, अधिकार प्राप्त होना और अधिकारों का प्रयोग करना। इस बीच के संतुलन को अंतर के बीच के संतुलन स्तर को स्पष्ट करता है। उसी के संदर्भ में आप इस चीज को देखिएगा। यह टॉपिक आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 1-2, जिसमें भारतीय समाज, सामाजिक मुद्दे और न्यायिक निर्णय जो होते हैं उससे संबंधित टॉपिक को कवर करेगा। तो बहुत ही विस्तृत टॉपिक है और किसी स्टूडेंट के द्वारा विजडम एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज ड्रॉप किया गया था जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी पार्ट पर कवर करने के लिए। तो देखिए, आप को यह समझ आप पहले विकसित कर लीजिए कि पेपर में जो सेक्शन होगा ना उसी पर मैं कवर करूंगा ना। तो जिस प्रकार से जैसे पेपर 1 आपको हिस्ट्री के पार्ट से, ज्योग्राफी के पार्ट से, पेपर 2, 3, 4 इस तरह आपको कवर करता है। तो सभी जगह आप आराम से चीज़ों को कवर कीजिए। ये सिलेबस आपका है ना, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस देता है ना, उसमें एक आपको केवल सहयोग मात्र देता है उस टॉपिक से करेंट में क्या चल रहा है। तो जो चीज़ें स्पष्ट की जा रही है उसको आराम से देखते जाइए। एक समय ऐसा आएगा जहां पर आपको नजर आएगा आपके लगभग सिलेबस आपके कवर होंगे। तो बस सब्र के साथ चीज़ों को कवर कीजिए ताकि चीज़ों को हम अंतिम तक ले जा सके। तो देखिए, कल की ही बात होगी, आने वाले समय की बात होगी जिसमें केंद्र अपना पक्ष रखेगा विधायिका विधायिका के संदर्भ से, और आपको न्यायपालिका अपने मौलिक अधिकार और जो मौलिक अधिकार है उसको संरक्षा से संबंधित नियम कानून है उस पर बात करेगी। देखिए, बेंच बैठा हुआ उसी में बार बार मुद्दे उभर के आए, और मैंने पहले भी आपको बताया समलैंगिकता के संदर्भ में। देखिए, विवाह एलजीबीटी को अधिकार देना, यह है ना, इनकी पुरानिक विरासत को मंजूरी देना था, ठीक ना। और जब इसमें इनके विवाह को मंजूरी देना एक एक समलैंगिक आधार पर, अर्थात पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है और फीमेल फीमेल के साथ विवाह कर सकती है, अर्थात समान लिंग के साथ विवाह करना करना हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं के संदर्भ में स्पष्ट होता है। तो मैंने पहले ही दिन जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी तो मैंने उस दिन बताया था आपको, यह न्यायिक निर्णय से, विधायिकी निर्णय से कहीं अधिक हमारे समाज के साथ मान्यताओं को स्थापित करने वाला निर्णय होगा कि हाँ, क्या समाज इसे एडॉप्ट कर सकता है। जैसे आप सुनते होंगे कि दहेज लेना कानूनन अपराध है, देना अपराध है। तो क्या दहेज लेना और देना हमारे सोसाइटी से बिल्कुल समाप्त हो गया है? सोच के देखिएगा
किसी न किसी रूप में ये दहेज लिया जाता है, किसी न किसी रूप में दहेज दिया जाता है। हम उसे गिफ्ट का नाम दे देते हैं, पर इसे समाज ने अभी तक एडॉप्ट ने अपने कार्यक्रम में ही किया। इसी प्रकार से आपको सामाजिक, जब शादी विवाह तलाक जैसे मुद्दे होते हैं ना, तो वहाँ पर समाज का दायित्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस फैसले से अधिक समाज इसे किस रूप में देखेगा, इस फैक्टर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी कहानियां आपको जो पूर्व में है वही बातें यहाँ की गई है, अंडरलाइन किया हुआ उसे आप लोग देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। सारी बातें पहले भी की गई है। जो परिप्रेक्ष्य है, कोर्ट का परिप्रेक्ष्य बताया गया है। जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में, तो उनके प्रभारी यह बात बोले बेंच में कैसे तय किया जाएगा, सभी मुद्दे भी पूरा वार्तालाप चलेगा अभी कुछ दिनों तक। हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, चीज़ों को नजर आए, जब निर्णय आएगा उस पर तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। हालांकि इससे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इस पर 20 याचिकाएं अभी है ना, समलैंगिकता से संबंधित 20 याचिकाएं अभी लंबित है, जिसकी सुनवाई इसी क्रम में हो रहा है। संवैधानिक बेंच बैठी हुई है और यह निर्णय है ना मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, तो इस संदर्भ को हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अदालतों में चल रहे केस पर गृह मंत्रालय रख रहा है नजर। देखिए, आपको बार बार एक न्यूज सुनने को आता होगा कि 22 साल बाद निर्णय आया, 36 साल बाद निर्णय आया किसी मुद्दे पर, किसी में 48 साल बाद निर्णय आया। इस प्रकार के मुद्दे आपको सुनने को मिलता होगा ना। इसमें दो प्रकार के पक्ष देखने को मिलता है। एक सरकारी पक्ष है, वकील जो होता है सरकारी वकील होता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ही कमजोर है, वंचित है, तो उसे सरकारी मुहैया दिलाया जाता है। तो आप लोग चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस आर्टिकल के तहत विधिक के सहायता देने का प्रावधान है। इतना तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जरूर दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधिक सहायता देने का प्रावधान है किस आर्टिकल के तहत, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत, ये ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर वही बातें की जा रही, उस जो समय अवधि लगता है ना, जिसमें सरकारी पक्ष के द्वारा लगातार समय मांगा जाता है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य को बेहतर तरीके से नहीं करता है। अर्थात वो है ना, जो सरकारी वकील होता है, सरकारी सरकारी वकील अपने जो क्लाइंट है उसके लिए बेहतर तरीके से है ना न्यायालय में बेहतर तरीके से न्यायालय में पक्ष नहीं रख पाता और बार बार समय मांगता है, जिसके आधार पर वो क्या करता है कि न्यायालय से समय मांगते, तो लेट लपीथी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है और बहुत समय के बाद ये चीजें आपको न्याय मिलता है। तो एक पक्ष वो भी है। तो इसी का समस्या का समाधान करने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया था हाल ही में, जिसमें ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल जारी किया गया, नए फीचर आपको लाए गए थे, जिसके तहत क्या था कि जो किसी भी केस की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के द्वारा अदालत में स्थगन मामले में, देखिए स्थगन मामले में, स्थगन अर्थात हम डेट बढ़ाते हैं। मान लीजिए आज मेरा 19 तारीख को डेट है, फिर हम मांग लेते हैं सरकारी वकील के तौर पर, मान लीजिए 1 हफ्ते का वक्त मांगते, 2 हफ्ते का वक्त मांगते, 15 दिन का वक्त मांगते, नेक्स्ट डेट मांगते। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट डेट बढ़ता जाता है। तो यही स्थगन मामले हैं। समझिएगा, स्थगन मामले पर नजर रखने के लिए 2 बार स्थगन मामले मांगे जाने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को इसके बारे में अलर्ट जारी होगा। ऐसे संबंध अपना अगला स्टेप लेगा उसे सॉर्ट आउट करने के लिए। इस तरह हर केस पे सुनवाई पर गृह मंत्रालय का एक डिजिटल नजर होगा। और यह देखिए, इसके पक्ष में विपक्ष में लोग बोलने को तैयार हो जाएंगे, पर इसका अधिक जानते हैं, अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा किसे, जो वंचित वर्ग है, जिसे न्यायिक सहायता प्राप्त हुआ, जिसमें सरकारी वकीलों का एक दायित्व निर्धारित होगा, जिस पर मॉनिटरिंग किया जाएगा, क्योंकि आपको वेतन दिया जा रहा है, सरकार टैक्स पे के पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें को आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको सुनने को मिलेगा ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से। तो मैंने ई अभियोजन पोर्टल के बारे में पहले भी चर्चा किया हूं, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। ई प्रोड्यूसर जो पोर्टल है, इसके तहत यह प्रक्रिया अपनाई जाए, इसमें नजर रखा जाएगा। साथ ही साथ देखिए कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आप लोगों को याद रखिएगा, लास्ट कल क्लास हुआ था, उसमें मैंने आप लोग इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में भी चर्चा किया था, जिसमें यह बात की गई थी कि इसके कैसे देसी अदालतों के करोड़ों मुकदमे पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डेवलप किया, जिसके प्रत्येक पुलिस महकमे को जोड़ने का प्रयास किया गया था। इसी के साथ देखिए हाल ही में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम डेवलप किया गया, जिसके तहत प्लेटफॉर्म को तैयार किया, जिसके ई पुलिसिंग, ई कोर्ट, ई जेल, ई फॉरेंसिक और ई अभियोजन को आपस में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, ई का अर्थ होता है
जब भी किसी चीज के साथ ई जुड़ जाए तो समझ लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, डिजिटल कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ गया है। सीधा सा अर्थ अगर समझना चाहे सिंपल शब्दों, एक शब्दों में, कि ई शब्द का अर्थ है कि हम उस शासन प्रशासन के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जुड़े हुए हैं ताकि त्वरित न्याय प्राप्त। अर्थात हम पहले पुलिस की बात करते थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में, अर्थात पुलिस थाना होगा, वहाँ पर लोग होंगे, उसके पास जाकर हमको अपना सारा जो भी वादी है, जो भी केस है, एफआईआर दर्ज करना वहाँ। अब हम ये है ना पुलिस प्रशासन के माध्यम से डायरेक्ट हम बैठ के कहीं से भी, मान लीजिए मुझ पर हाल ही में अटैक हुआ था, साइबर अटैक हुआ था, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो मैंने बैठे बैठे, जो मेरा गृह जिला है रांची, रांची के संदर्भ में रांची डीएसपी को डायरेक्ट ई पोर्टल से ही किया था आपको कंप्लेन, फिर ई पोर्टल से ही आपको मैंने नेशनल क्राइम ब्रांच को किया था, उस पर अपना जो भी एफआईआर का केस था वो किया था। तो लोकल पुलिस मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करती है। तो मैं कहीं भी हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ या विदेश में बैठा हूँ, कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा, अगर उसके साथ कुछ अव्यवस्थाएं होती है तो उसके लिए ई पोर्टल के माध्यम से अपनी सूचनाएं पुलिस तक दे सकता है, उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करती। इसी तरह कोर्ट में भी है, कोर्ट बैठ के कहीं से भी पीआईएल दायर किया जा सकता है। चीजें, ये सब चीजें आप समझिएगा, ई जेल बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट आता है वहां पर, जब आपस में सभी चीजें जुड़ जाएंगी तो एक कॉन्सेप्ट उभर कर आएगा। क्या आएगा उभर कर? तो यहाँ पर वन, ध्यान रखिएगा, वन डाटा वन एंट्री कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला। जैसे वन नेशन वन वोट वन नेशन का कॉन्सेप्ट है, वन एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट इसी तरह आप सुनते होंगे। वन खाकी, वन नेशन वन खाकी का कॉन्सेप्ट आप सुनते होंगे। इसी तरह वन डाटा वन एंट्री का सिद्धांत पर तैयार की जा रही है, जिसके तहत यानी एक प्लेटफॉर्म पर डाली गई एंट्री अन्य प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध। अर्थात मान लीजिए, स्पेस किधर है, इधर है, चलिए मान लीजिए कि एक एफआईआर दर्ज किया जाता है ई पुलिसिंग के माध्यम से, ठीक है, पुलिसिंग के माध्यम, ये इनके सर्वर में जाएगा। ये सर्वर विभिन्न प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होगा, जैसे ई जेल से कनेक्ट होगा, ई कोर्ट से कनेक्ट होगा, ई प्रशासन से कनेक्ट होगा, अर्थात जो भी संबद्ध प्रशासन होगा उससे, फिर उससे कौन मंत्रालय, उससे भी कौन कनेक्ट होगा। अर्थात एक जगह एंट्री आप कहीं भी कीजिए, सारे लोग इसका इंटरफेस दे सकते हैं, उसके समझ जो भी कार्रवाई हो रहा उसकी जांच कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है पुलिस प्रशासन को सुधारने के लिए और भी बेहतर तरीके से काम करने के लिए। अब यहाँ देखिएगा, अभियोजन जिलों के लिए 751 जिलों का अभियोजन जिले हैं, जिसमें से जबकि 153 पर जिलों पर इस प्रकार से तेजी से काम हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके तहत CCTNS जो आपको देख रहे होंगे, CTNS जो क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, इसके तहत 16,625 पुलिस स्टेशन को ई पुलिसिंग से जोड़ा गया। तो सोच के देखिएगा, और इसके साथ ही साथ आप 99.9% पुलिस स्टेशनों में 100% FIR जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क है, जिसे CCTNS बोला जाता है, उसमें उपलब्ध हो गया है। तो 100% दर्ज कर दी गई है। तो यह है ना, आपको जब भी प्रश्न पूछेगा आधुनिक पुलिसिंग के बारे में, यहाँ पर मैंने यूपीएससी का टॉपिक लिखना भूल गया, ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर 2 में, या तो आप है ना न्यायिक प्रशासन के संदर्भ में भी आप इसको जोड़ सकते हैं, जहां पर ये आपसे प्रश्न पूछे पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग कैसे बनाया जा सकता है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आप दीजिएगा। अगर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो वहां भी आप बता सकते हैं, इसके फंक्शनिंग को बता सकते हैं, या इसके विकल्प, अन्य विकल्प को। चलिए एक मेंस का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, ज्यादा नहीं, 100 शब्दों में लिखना है, 100 शब्दों में शॉर्ट क्वेश्चन ही दूंगा मैं इसमें। पुलिस प्रशासन को स्मार्ट बनाने के लिए अन्य विकल्प क्या है, मौजूदा जो भी विकल्प है उसके अतिरिक्त अन्य विकल्प क्या होते हैं, हो सकते हैं, इसके संदर्भ में 100 शब्दों में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखिएगा। जैसे पुलिस प्रशासन के संदर्भ में स्मार्ट पुलिसिंग क्या होती है लिख के, उसके बाद इसके बेहतर बनाने के लिए पॉइंट वाइज आप लोग इसको कवर कीजिएगा। और इसी तरीके से प्रयास कीजिए, और युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको वहाँ कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया हुआ, पेड ग्रुप के लिए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस बनाया हुआ, आप दोनों जगह कहीं भी शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स देगी, और मैं उसको इवनिंग में लेट नाइट तक उसे चेक करके आप लोगों को रिव्यू भी देता हूं। तो आप लोग प्रयास कीजिए आंसर लिखने का, हमारे तरफ से सुविधाएं दी जा रही है, अब आप पर डिपेंड करता है कितना इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 प्रदूषण से एक टॉपिक आ रहा है, जिसमें हिंडन में प्रदूषण रोकने के 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और हिंडन नदी, ध्यान रखिएगा, हर नदी के नाम से भी जाने जाती है, जो यमुना की सहायक नदी है,
प्रदूषण को घटाने के लिए यह कराया गया है। यह किस मिशन के तहत? स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत। तो क्वेश्चन चलिए फटाफट पीटी फैक्ट आप लोग बताइएगा। अरे सब पहले चर्चा हो चुकी है, और जो लोग नहीं जान रहे सर्च करना सीखिए। सभी चीजें न्यूज एनालिसिस में नहीं बताई जा सकती। अब इसके बारे में मैं बताने लगूँ तो अन्य भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो कवर नहीं होगा। इसलिए ये सब आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, आराम से राष्ट्रीय पोर्टल पर जा सकते हैं, नेशनल पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय मिशन जो है, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन है, वो कब शुरुआत किया गया था? वर्तमान में इसमें बजटीय आवंटन कितना किया गया है? आप जिस स्टेट से हैं, मान लीजिए बिहार से हैं, यूपी से हैं, या जिस स्टेट से हैं, इस मिशन के तहत आपके राज्य को कितना आवंटित किया गया है, ये कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? तो इसके तहत ध्यान रखिएगा, यमुना सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है हर नंदी जो आपको प्रदूषण रोकथाम के लिए लगभग 407.39 करोड़ रुपया लागत से दी गई है परियोजना। ये सब इंपॉर्टेंट है। व्यापक हर नंदी प्रोत्थान योजना के तहत एक हिस्सा है। ये सब पीटी फैक्ट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और 2025 में प्रयाग में महाकुंभ की तैयारी के लिए ये सब चीजें की जा रही है, तो 2025 में प्रयाग में महाकुंभ लगेगा। तो एक क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा आप लोग, महाकुंभ कब कब होता है? इसका महाकुंभ का आयोजन कब कब होता है? या अर्धकुंभ भी होता है, कॉन्सेप्ट आता है, अर्धकुंभ क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट, ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं, जरूर आप लोगों को ये सब कलेक्ट करते रहना है। अब देखिए केस स्टडी आप लोग के सामने आएगा। मैं बार बार इन सब मुद्दों पर, सेंसिटिव मुद्दे वहां पर बातें करता हूं तो स्पष्ट थोड़ा तल्ख टिप्पणी हो जाती है, तो क्षमा कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी जात विशेष के संदर्भ में या धर्म विशेष के संदर्भ में टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ व्यक्ति विशेष के मानवीय स्वरूप के संदर्भ में टिप्पणी कर रहा हूँ। आप धर्म आपका बाद में आता है, पहले आप व्यक्ति विशेष से मानव समाज के निर्माण के लिए एक निर्णायक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मुद्दा क्या है कि बार बार नाबालिगों का अपहरण किया जाता है, उनका मंत्रांतरण किया जाता है, जबरन शादी की जाती है और दुष्कर्म के मामले देखने को मिलते हैं। अब ये मामला उनको 14 वर्ष का कैद भी मिला जाता है। देखिए, हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण पहले होता है, बाद में मंत्रांतरण होता है, फिर जबरन शादी होती है, दुष्कर्म होते हैं, और ये सब चीजें आपको घटनाक्रम बार बार न्यूज में देखने को मिलता है। हर एक दूसरे तीसरे दिन आपको अपहरण के, नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला देखने को मिलता होगा, उसके धर्मांतरण का मामला देखने को मिलता होगा, जबरन शादी की बात होती होगी, और दुष्कर्म के मामले तो लगातार देखने को मिलते होंगे। तो यह जो ऐसे मुद्दे हैं ना, हमें किस स्तर पर लेके जा रहा है? क्या हम केवल एक खुली एजेंडे के तौर पर चीजों को रजामंदी देते रहेंगे, मौन स्वीकृति देते रहेंगे, केवल इसलिए कि वहां पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर अन्य धर्मों के महिलाओं के साथ विवाह करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है, हालांकि किसी खास मकसद के खास लोगों के द्वारा किया जाता है, उस वर्ग के सभी लोगों के द्वारा नहीं किया जाता। ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपको। वहां पर कुछ जो दिमाग से जो पैदल होते हैं ना, जिसको सीधा शब्दों में बोला जाए, जो धार्मिक उन्माद से जुड़े हुए जो लोग हैं, वही केवल करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस प्रकार से चीजों को लेकर, देखिए, एक धर्म से विपरीत धर्म में विवाह करना यह जायज है, नाजायज नहीं हो सकता है, और उसका गलत तरीके से विवाह करना, उसके गलत तरीके से यूज करना, थ्रो करना, कॉन्सेप्ट गलत है। इसके लिए बार बार आपको एक केस स्टडी के तौर पर आपको ये चीजें समझने की जरूरत है। क्या हम उस मानवीय स्वरूप को प्राप्त करने की स्थिति में है, जो हम बेहतर शासन की बात करते हैं, बेहतर सामाजिक निर्माण की बात करते हैं, मानवीय स्वभाव की बात करते हैं, क्या हम उसके निर्माण के लिए तर्कसंगत स्थिति को पैदा कर पा रहे हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न आपके साथ उठ सकता है। या आप भी हो सकते, हम भी हो सकते, प्रत्येक व्यक्ति, समाज के साथ जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हो सकता है, प्रत्येक धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है, प्रत्येक जात से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है, प्रत्येक वर्ग पंथ सभी से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। यह सभी का सामूहिक दायित्व है कि अगर आपके पास ऐसी आसपास ऐसी घटना हो रही है, तो आपको इसके लिए विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे मानवीय प्रवृत्ति है ना नहीं जन्म लेता है। इससे है ना एक संकीर्ण मानसिक और छिछलापन कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जिससे न पूरा कुनबा है ना, कुनबा
पूरा कुनबा इससे बदनाम होता है। यह आपको समझने वाली जरूरत, समझने की तथ्यों का आपको जानकारी होनी चाहिए। यह देखिए मामला 18 मार्च 2023 का ही है, 2013 का मामला, सॉरी 2013 का, जिसमें आवेदन कर न्याय की गुहार लगाई दी गई थी। तो देखिए हुआ क्या, देखिए आवेदन का पुलिस दुकानदार, पड़ोस में दुकानदार था रिंकू अंसारी नाम का, मुस्लिम वर्ग, अब मुस्लिम आ गया तो लोग यहाँ ट्रम्प ट्रम्प कार्ड खेलेंगे अल्पसंख्यक का, कि ये बिल्कुल, यह आपको अधिकार नहीं दे देता है कि आप अल्पसंख्यक हो तो आपके लिए कुछ बोला ही नहीं जाए। आप गलत प्रवृत्ति अपनाते हैं तो आपके साथ गलत तरीके से चीजों को इंटरप्रेट भी करने की जरूरत होगी। तो ध्यान रखिएगा, रिंकू अंसारी ने क्या किया, एक महिला नाबालिग का अपहरण करता है, उसके बाद उसके साथ जो भी चीजें घटनाक्रम देखने को मिलता होगा, वो जब उसे पुलिस प्रशासन या तो जो भी लोग हैं उसको सिलेंडर करने की बात करते तो नहीं करता है। अब जब कुर्की जब्ती का कॉन्सेप्ट आता है, जब कुर्की जब्ती पुलिस करती है, उसके घर का सारा दरवाजा खिड़की तोड़कर सारे सामान को लेके जाती है, के लिए आदेश जारी करती, तो रिंकू बाबू तुरंत है ना 20 जनवरी 2014 को यह नाबालिग के साथ कोर्ट में सिलेंडर कर देते हैं। उसके बाद मामला आपको देखने को यह आता है कि नाबालिग का पहले अपहरण किया गया, उसका मंत्रांतरण किया गया, जबरन शादी की गई, दुष्कर्म किया गया, तो ये मामला आया। उसके बाद न्यायालय ने क्या किया, उनको 14 साल का कैद दिया। तो अब यहाँ पर आपको केस स्टडी पर यह चीजें आपको समझने की जरूरत है कि एक व्यक्ति विशेष किस प्रकार से अपने इतने कार्य कानून होने के बावजूद, इतनी सामाजिक दायित्व की बातें होने के बावजूद भी, सारी चीजें होने के बाद क्या सभ्य समाज के निर्माण में उसकी क्या भूमिका है। जाति विशेष कोई व्यक्ति, जाति विशेष से कोई व्यक्ति, एक जुड़ा हुआ व्यक्ति जो मानसिक छिछलापन का शिकार है, वो क्या इस प्रकार के घटनाक्रम का इसलिए देगा कि उससे किसी कॉन्सेप्ट का बढ़ावा मिल रहा है, उसके अर्थात जो कॉन्सेप्ट है जिसमें वो इन सब चीज़ों को कर रहा है। पहले भी मैं चर्चा किया था इस पर, आप लोगों को याद होगा, तो मैंने उस दिन तल्ख टिप्पणी की थी, इस्लाम बुरा नहीं है, ठीक ना। मैं साफ शब्दों में बोलूं, जितना मैं इस्लाम को पढ़ा हूं, समझा हूं, तो इस्लाम बुरा नहीं है, उसकी प्रवृत्ति बुरी नहीं है, उसके आचरण बुरे नहीं है, पर उसके अनुसरण करने वाले लोगों में जो अनुसरण करने वाले लोगों में जो गलत प्रवृत्ति शामिल हो गई है, वो बुरा तरीका अपना देता है, बुरा तरीके से इस्लाम का इंटरप्रिटेशन करवा दे रहा है। अब सोच के देखिए, अभी रमजान का महीना चल रहा है, सबसे पाक महीना चलता है ना, सबसे पाक महीना चलता है। तो मैं आपको पर्सनल चीजें बताता हूँ। मैंने आप लोग बताया था कि कुछ लोगों के साथ मेरा, आप लोग के इस वर्ग के साथ अच्छा तालमेल है, तो मेरे घर में काम चल रहा, आप लोगों को पता ही है, जितने लोग में पुराने स्टूडेंट हैं, उसके द्वारा अगर किसी दिन कार्य नहीं किया करना रहता है मेरे घर में, तो झूठ बोलता है यह कि मेरे पास मजदूर अभी नहीं आया है। मान लीजिए 2-3 दिन अगर छुट्टी लेना चाहता, डायरेक्ट बोले सर आपके यहाँ काम नहीं होगा, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, मान लिया जाता है। अब यह कह देना कि मेरे यहाँ मजदूर नहीं, झूठ देना और दूसरे साइड पर काम करना, इसका मतलब यह है कि आपका मौलिक जो आधार है रमजान में, पाक आधार है, उससे आप कहीं वंचित है। तो इस प्रकार के विचारधारा के लोगों से कैसे आप इस्लाम के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाइएगा। तो सोच के देखिएगा, बेसिक आधार अगर समझ गए तो इस सब समस्याएं भी समझ जाइएगा। और 72 हूर का कॉन्सेप्ट है, या दूसरे धर्म के लोगों को मंत्रांतरण करा लेने से हमें ये प्राप्त होगा, ये सब कॉन्सेप्ट मानसिक दिवालिया का कॉन्सेप्ट है। ये सब इस्लाम में, जो पुरानिक इस्लाम था, जहाँ से जन्म लिया, जिस प्रकार से ओरिजिन हुआ, जिसका विकास हुआ, जो मूल उसका गुण है, मूल गुण अर्थात मौलिक जो आधार है, उसका किसी भी लेना देना उससे नहीं, कॉन्सेप्ट से नहीं है। अगर आप ये सब घटनाएं देखते हैं तो आप में, मुस्लिम समुदाय में भी यह क्या है कि स्वयं के स्तर पर आकलन करने की जरूरत है, आकलन करने की जरूरत है, स्वयं में झांकने की जरूरत है, गिरिबान में झांकने की जरूरत है कि हम किस सोसाइटी का निर्माण करने वाले हैं आने वाले समय में। अगर मैंने आप लोगों को बताया था एक कॉन्सेप्ट और भी, वाद है, प्रतिवाद है, उसके बाद संवाद है। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बार बार बड़ा बताता हूँ। तो अगर वाद आप कर रहे हैं आपके महिलाओं के साथ, हिंदू महिला या अन्य किसी महिलाओं के साथ अगर कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग, तो प्रतिवाद के स्वरूप में आपको यह भी देखने को मिलेगा अन्य वर्ग आपके महिलाओं के साथ करेगा इस प्रकार से घटनाएं। तो फिर आप बोलिएगा कि अल्पसंख्यक का
जो श्रम कार्ड है वो खेलना शुरू कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक हम बेसिक जो समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, वो नहीं निर्माण हो सकेगा। सभी कागजी किताबों पर बने रहेंगे। इसलिए जवाब आपको ईमानदारी के साथ सभी को जवाबदेहिता अपनी तय करनी होगी, हमें क्या करना है, कैसे करना है। यह जरूरी नहीं कि सभी कानून में ही लिखा जाए, बातें बताई जाए। यह आपके और हमारे व्यक्ति के स्तर पर भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, बात करेंगे कुछ। देखिए कुछ चीजें न कटु आलोचना के पक्ष हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको दहेज विवाह के संदर्भ में कटु आलोचना नहीं करता हूं, या विधवा विवाह के संदर्भ में जो मानसिक था, उससे पहले सती प्रथा था, मैंने हजार बार ये सब चीजें बोला हूं। किसी भी धर्म विशेष में जो गलत आचरण हो रहा है उसे धीरे धीरे सुधारने का प्रयास कीजिए। और अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक बेहतर समाज निर्माण में, जहां पर महिलाओं को समान इज्जत प्राप्त हो, महिलाओं को, बालिकाओं को समान सुरक्षा प्राप्त हो, जिसमें वो कहीं भी जा सके, कहीं भी चीजों को आचरण कर सके, इसके बाद अपने गरिमा को स्थापित कर सके। इसके लिए हमको समाज निर्माण करने की जरूरत है। यहाँ पर धर्म विशेष बाद में आता है, पहले तो मानवीयकृत हमें बनना होगा। नहीं तो पुरुष के समान हम क्यों नहीं व्यवहार करेंगे, पुरुष के समान व्यवहार कर लीजिए। सभी एक दूसरे के साथ, जिसके पास सबसे अधिक बल होगा वही एंटी सेक्स होता है उसका अधिकार प्राप्त कर सकेगा। जैसे जंगलों में होता है, जंगल में कॉन्सेप्ट है कि जिस मेल जानवर के पास सबसे अधिक शक्ति होगा वही फीमेल जानवर पर अधिकार करता है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है समाज में। ऐसे तो हम फिर सभ्य समाज की कॉन्सेप्ट क्यों लेकर चलेंगे, सोच के देखिएगा। जंगल तो चीजें है नहीं, सभी लोग सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं। ये सब चीजें आपको समझना होगा और आपको दायित्व प्रत्येक व्यक्ति विशेष को देखना होगा। अगर आपके आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पुलिस प्रशासन को सूचित कीजिए, और इसलिए कड़ा, अगर आपके घर में हो रहा है तो आपको भी ये करने की जरूरत है। नहीं तो अगर आपके साथ प्रतिवाद के तौर पर होगा तो फिर चीजें बद से बदतर हो जाएंगी और स्थितियां जैसे आपको देखने को मिलेगी, जहां पर किसी का समाधान निराकार नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा ये कदम उठाया गया है। यह देखिए इस प्रकार के कदम है ना, सरकार को अभी नहीं, वर्तमान में नहीं, बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। क्यों कि दशकों तक सुरक्षित ड्राइवर वाले असली हीरो को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए केवल सरहद पर जान दे देना, सरहद पर शहीद हो जाना ही देश की रक्षा नहीं है, ठीक है ना। देश की रक्षा नहीं है, लोग देश में बसे लोगों की सुरक्षा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से बड़े हम योगदान कर रहे हैं, मान लीजिए अभी बिल गेट्स है, या तो इस प्रकार के लोग जैसे अंबानी परिवार है, या तो और भी लोग हैं, टाटा अंबानी, सभी का नाम ले सकते हैं। अभी मान लीजिए 10,000 करोड़ दान कर दिए तो वही सबसे बड़े हीरो नहीं हो रहे। या कोई अभिनेता है, अभिनय के क्षेत्र में काम कर रहा है, वही सबसे हीरो नहीं हो सकता है। जैसे छोटे छोटे वर्ग में देखिए, सोच के देखिएगा इनका योगदान कितना है कि 38 साल तक बिना किसी हादसा से बस चलाने वाले कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के केदारी तमन्ना बाकरी जैसे लोगों को सम्मान दिया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पहली बार हीरोज ऑफ द रोड रूप से सरकारी बसों पर 42 ड्राइवरों को पुरस्कृत किया है। अब सोच के रहिएगा, 42 ये जो ड्राइवर हैं जो सार्वजनिक परिवहन चलाते हैं, अब 38 साल से लगातार सुरक्षित वाहन चला रहे हैं। इससे कई करोड़ लोगों की जान इनके द्वारा बचाई गई है। सुरक्षित वाहन नहीं तो अब सड़क सुरक्षा के मामले में जब कैंपेन चलाया था राष्ट्रीय जागरण, उसमें बहुत सी चीजें आप लोग पढ़े होंगे, नोट डाउन भी किए होंगे। तो वहां पर आंकड़े आप देख के चिंताजनक हुए होंगे कि सड़क हादसे कैसे हो रहे हैं। अगर उसमें ये सब व्यक्ति अगर अपना योगदान कर रहा है तो उसके प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि आम लोग और जुड़ सके। जैसे हाल ही में जो 2014 के बाद आप देखते होंगे, अब बोलिएगा कि सर आप भाजपा के समर्थन में कुछ कुछ बातें बोल देते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी कार्य के विशेष की बात कर रहा हूँ। आप 2014 से पहले पद्म पुरस्कारों की सूची देखिएगा और 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की सूची देखिएगा, तो आपको आसमान जमीन में अंतर पड़ा नजर आ जाएगा। क्या अंतर नजर आएगा, 2014 से पहले संपन्न वर्ग के लोगों के में ही पुरस्कारें दी जाती रही थी, या संपन्न घराने में लोगों को दी जाती थी, जैसे संगीत में हो या बहुत से ऐसे लोगों में। पर 2014 के बाद है निचले तबके के लोग, जिसे लोग हम लोग जानते तक नहीं, समाज में बैठाने को तैयार नहीं रहते हैं, आदिवासी समुदाय और भी अनुसूचित जनजातियों के समुदाय से संदर्भित, जो अभी भी समाज में कहीं ना कहीं वंचित है, उन लोगों को है ना
पुरस्कार, पद्म पुरस्कार दिया गया। तो वैसे लोग ओरिजिनल हीरो हैं। आप एक अम्मा का नाम सुने होंगे जिसने महाराष्ट्र, जिनका निधन हो गया, पद्म पुरस्कार उनको दिया गया है। तो आप देखते होंगे उनके कितने बेहतर काम किए गए हैं पर्यावरण में। उनका संतान नहीं है तो लगता है वो जंगल तक निर्माण किए। हाल ही में एक वीडियो मैंने देखा है, शायद आप लोग भी वो वीडियो देखे होंगे, जिसमें कर्नाटक में एक महिला है, कर्नाटक में एक महिला है, बस स्टैंड आप देखते होंगे, बस स्टैंड में आप लोग खाना कुछ खाते हैं, पत्तल या कुछ ऐसा कुछ खाना खाते हैं जिस पर आप लोग डस्टबिन में यूज नहीं करते, आप कहीं यहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जहाँ तहाँ आप लोग फेंक देते हैं। हम भी कभी कभी फेंकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इससे वंचित हूँ। हालांकि जहाँ रहता है डस्टबिन तो वहाँ यूज करता ही हूँ। हालांकि ऐसे जगह जहाँ डस्टबिन नहीं है वहाँ पर अमूमन फेंक ही दिया जाता है। तो एक महिला है ना, लगातार उस फेंके हुए कूड़े को है ना उठाती है। जहाँ पर वहाँ पत्तल रहता है, कर्नाटक में पत्तल में दिया जाता है कुछ भी ऐसा फूड अगर आप खाते हैं बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड में, तो पत्तल में दिया जाता है। तो उस पत्तल को चुन कर डस्टबिन में डाल रहे, तो सोचिए कितना बड़ा प्राकृतिक संरक्षण का ये काम कर रही है। सोच के देखिए, छोटी सी बेसिक चीजें अगर हम इन्हें सम्मानित करेंगे ना, तो ऐसे हजारों लोग सामने आएंगे जो पर्यावरण संरक्षण के तौर पर काम करेंगे। इसलिए हमें और हमारे सरकार को ऐसा दायित्व होना चाहिए, ऐसे हीरो को कम से कम पुरस्कृत करें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कीजिए आप लोग, और जो भी लाभ दिया जा रहा है उसका लाभ लीजिए। और YouTube चैनल पर सपोर्टिव मैसेज जरूर लिखने की कोशिश कीजिए ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सके। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए युक्ति आईएएस को और विजडम एजुकेशन को, ताकि आप लोग साथ जो प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के लिए वो बेहतर और सकारात्मक रूप से हो, ताकि जो करंट का दैनिक जागरण या न्यूज़पेपर एनालिसिस से जो चीज़ें कवर की जा रही है वो कैसे आप लोग के लिए सहायक बन रहा है। जरूर कोऑपरेटिव मैसेज कीजिए ताकि हम लोग भी और बेहतर मोटिवेशन के साथ काम कर सके। केवल खाना पूर्ति करने से देखिए होता क्या है ना, एक तरफी ताली बजता है, दोनों तरफ से ताली अगर बजेगा तो आवाज जोरदार होगा, जबरदस्त होगा। तो इसे थोड़ा सा आप लोग समझिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि एक हत्या से नहीं हो सकती विकलिस बानो मामले की तुलना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इस पर मैंने 21 अगस्त 2022 में न्यूज आपको कवर किया था, एक वीडियो बना होगा। आप लोग प्ले लिस्ट युक्ति आईएएस के वीडियो लिस्ट में जाइएगा, वहां पर 21 अगस्त में जाइएगा, वहां एक वीडियो आपको मिल जाएगा। या टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, युक्ति आईएएस के टेलीग्राम 21 अगस्त के 2022 के या 22 अगस्त 2022 में जाइएगा, वहां पर आपको इससे संबंधित पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। विकलिस बानो क्या था, विकलिस बानो के मामले में किस प्रकार के निर्णय है, क्या जो आप लोगों को जो 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 इसके सजाप्ता जो लोग थे उनको छोड़ा गया, उसके मामले में क्या वैधानिक प्रावधान थे, क्या वो सही था, क्या गलत था, सभी पर चर्चा मैंने किया है। तो उस मामले को जाके 21 अगस्त के वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 न्यायिक निर्णय से संबंधित टॉपिक को कवर करता है, जहां पर हाल ही में आपको ध्यान रखिएगा मंगलवार को सुनवाई हुई है कल, जिसमें विकलिस बानो मामलों में तुलना में किसी व्यक्ति की हत्या से नहीं की जा सकती। 2002 का गोधरा दंगा हुआ, जिसमें दौरान विकलिस बानो के सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके परिवार सदस्यों की हत्या कर दी गई। उस दौरान वो गर्भवती भी थी। ये सब मामले आपको देखने को मिले थे। अब जस्टिस जोसेफ जो है उन्होंने कहा अपराध समान समाज और समुदाय के विरुद्ध किए जाते हैं, इसलिए जब आप सजा में छूट या रेमिनेशन प्रदान करते हैं तो आप पीड़ित के दुखी की तुलना मानक हत्या के मामलों से नहीं कर सकते हैं। असमान के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। मैं लगातार बोलता हूँ, आप लोग सुनते होंगे मेरे वक्तव्य में, मेरे जो भी एनालिसिस करता हूँ, ऐसे कुछ मामले हैं ना जहां पर नजीर पेश करने वाली सजाएं होनी चाहिए, वहां पर कानून का शासन से अतिरिक्त कुछ प्रावधान होना चाहिए। जैसे आपको अमेरिकी संविधान, अमेरिकी जस्टिस सिस्टम में ये देखने को मिलता होगा कि किसी को 200 सालों तक उम्र कैद दी जाती है, किसी को 300 सालों तक दी जाती है। तो यह क्यों है? व्यक्ति विशेष तो हार्डली कितना जाएगा, 80 से 90 साल जाएगा, पर उसे सजा 200 सालों तक दी जाती है, 300 सालों तक दी जाती है। जहां पर एक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से नियम दिए, कानूनी प्रावधान स्थापित किए जाते हैं, पर अमेरिका वहां पर विधि द्वारा स्थापित नहीं होकर
सम्यक प्रक्रिया द्वारा, जो वर्तमान में समसामयिक रूप से जो असरदार है, जिस प्रकार से क्राइम होगा उस स्तर पर जाके है ना सजा का प्रावधान दिया जाता है। तो बहुत से ऐसे मामलों में नजीर पेश करने वाले तो ही तो हमारे पास विधि और शासन के प्रति इतना लोग सशक्त रूप से आपको जवाबदेह नहीं बन पाते, लोगों को डर और भय नहीं होता है। सोच के देखिएगा, कभी अगर ऐसे नजीर पेश करने वाले मामले अगर आ जाते हैं तो मजाल है कोई व्यक्ति विशेष किसी महिला के साथ दुष्कर्म कर देगा, कितनी भी बुरी स्थिति में हो। आप निर्भया कांड का मामला सुने होंगे, निर्भया जो मामला था, पूरा देश एक साथ हो गया था, फिर भी उसके बाद यथास्थिति 2023 में क्या है, रोजाना कहीं ना कहीं महिला एक दुष्कर्म का शिकार हो रही है, किसी प्रकार का मानसिक प्रताड़ना का शिकार, शारीरिक प्रताड़ना के शिकार हो रही है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, केवल नज़ीर पेश करने वाली सजाएं हमें प्रोवाइड नहीं कराई गई है, जहाँ पर कुछ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अलग हट कर हमें कुछ नियम और संशोधन करने की आवश्यकता है। नहीं तो इस प्रकार से जो मामले आपको लगातार देखने को मिलते हैं वो नहीं होगा। तो देखिएगा, निर्भया कांड के बाद और रेशियो बढ़ गया। पहले तो महिलाओं का दुष्कर्म होता था, उसे छोड़ भी दिया जाता, अब निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती। यह किसी भी मानवीय स्वभाव के मानवीय जो समाज है उसका उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सकता। इसे समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर वही बातें की गई है, असमान के साथ है ना समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। जैसे समान हत्या कर दिया कि मान लीजिए मुझे गुस्सा आया, अमर सर को गुस्सा आया, आप सामने कोई व्यक्ति विशेष है, तो व्यक्ति विशेष पर किसी कारण से गुस्सा आया वार्तालाप के दौरान और उसकी मारपीट हुई और उसमें उस व्यक्ति का अचानक मृत्यु हो गई, तो यह हत्या का मामला, समान हत्या का मामला दर्ज होगा। जैसे सिद्धू के जो आपको क्रिकेटर सिद्धू हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, सिद्धू जो हाल में जेल से काट कर, तो ऐसे ही मामले थे जहां पर उन्होंने रोड में बहस हुआ, उन पर मारपीट हुई थी जिसमें हत्या उनकी हो गई, सामने वाले की हत्या हो गई, वो मृत्यु हो गया। तो उनको बड़ी सजा नहीं मिली थी क्योंकि यह अनायास हुआ था घटना। या मान लीजिए किसी प्रकार से हम लोग हत्या कर रहे हैं, साजिश साजिश करके, प्लानिंग करके किसी की हत्या कर रहे हैं, वो भी समान हत्या की श्रेणी में आएगा। अब मान लीजिए हम किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ते हैं, उसका पैर हाथ काटते हैं, उसकी गला काटते हैं, सर का छीन बीतीन कर लेते हैं, ये समान हत्या है? सोच के देखिएगा, नहीं है। इसी तरह मान लीजिए बलात्कार कर रहे हैं तो सामूहिक रूप से बलात्कार है, उसकी हत्या कर दे रहे हैं, उसका साक्ष्य छुपा रहे हैं, ये समान हत्या नहीं है, समान मामले नहीं है, असमान मामले हैं। तो ऐसे मामले में हम समान जो नियम बने हुए उसके साथ हम कानून प्रावधान नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, जो भी है इन सभी मामलों में हम और भी विकल्प तलाश कर सकते हैं, ऐसे मामले देखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसके पेरोल अर्थात सजा के दौरान छुट्टी दी जाती कुछ दिनों के लिए कि वो घर परिवार जाके मिल सके, रह सके। इस तरह देखिए पेरोल की संख्या देखिए, 1200 दिन लगातार मिला है, 1100 दिन लगातार मिला है, 1000 दिन मिला है, 1100 दिन मिला है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। 1400 दिन, 1500 दिन। क्या यह समान नागरिक को भी उपलब्ध होता है? आप इस किस नीति का पालन कर रहे हैं यह बताया गया है दोषियों प्रदान की पेरोल के संदर्भ में। तो न्यायपालिका इससे पूछती है, बात करती है। एक जबकि समान पेरोल का जो महीना होता है 1 महीने का, अधिकतम 1 महीने का हो सकता है, फिर उसके बाद अगले टर्म तक मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, हम समान व्यवहार नहीं कर सकते। यही सब मामले भी आए हैं, तो वेट करेंगे इस पर निर्णय क्या आएगा, ठीक है ना। अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर विशेषता हासिल की है। कल ही मैंने डिजिटल क्लिनिक के बारे में चर्चा किया, उसी के बारे में बात की गई है। यूनिसेफ के स्वास्थ्य मंत्री जो G20 शिखर सम्मेलन में बातें हो रही हैं, आपको वहां पर चर्चा किया गया, उसी से संबंधित है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब है भविष्य की पीढ़ियों को बांध कर नहीं रह सकते, जस्टिस चंद्रचूड़। जो ही समलैंगिक विवाह के संदर्भ में बातें की गई, जो मैं बातें बताया हूँ, वही सिर्फ चीजें यहाँ पर बताई गई है कि कैसे हम भविष्य को सुरक्षित रह सकते हैं या इन सब चीजों को लेकर। तो इसको आपको कवर कर लेना है, अंडरलाइन किया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ये सब सपोर्ट कीजिएगा इतना। अभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है जिस पर आप लोगों को विशेष तौर पर जानना बहुत जरूरी है। तो नीचे हम लोग आएंगे, नीचे आएंगे फटाफट। देखिए केस स्टडी आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक का नाम आया, सीबीआई जांच होगी। तो जब भी भ्रष्टाचार के मामले आएंगे तो डाटा कलेक्ट करते रहिएगा, कौन राज्य में किस प्रकार के डाटा कलेक्ट हो रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, तो आप लोग जरूर करिएगा इसे कवर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ये चीनी विस्तारवाद का नया हथियार बनता जा रहा है।
इससे संबंधित चीज़ों को कवर करना। ये ताइवान चीन संबंध के संदर्भ में है कि हालिया घटनाक्रम जो ताइवान में हुआ है, जहाँ पर बेड़े भेजे हैं चीन के द्वारा, और यह भी बोला गया है कि आने वाले समय में अगर ताइवान अगर नीतियां नहीं बदलता तो उस पर हमला किया जाए। ये सब बातें चल रही हैं, आप सुनते भी होंगे, सैन्य अभ्यास वहाँ हो रहा है। तो इससे संबंधित मामला जो है आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध में आएगा। स्टेट पीसीएस वाले क्या करेंगे, अपने अपने स्टेट से टॉपिक मिला लेंगे, इसको कवर कर लेंगे। इससे संबंधित देखिए 4 अगस्त 2022 को मैंने वीडियो एनालिसिस किया हूँ। इसका की पॉइंट जो है आज अपडेट हो जाएगा पीडीएफ में, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। युक्ति आई इसका ऐप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने पहले भी संबंध स्थापित जो है चीन के साथ, जो यूरोप में स्वयं के यह पूछना होगा, अर्थात हाल ही में फ्रांस के जो राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन, उन्हें हालिया चीनी यात्रा के लौटते समय यूरोपीय अखबार में दिए गए इंटरव्यू में ये बातें की है कि यूरोप को स्वयं यह पूछना होगा क्या ताइवान संकट का गहराना हमारे हित में है या नहीं। सबसे बुरा यह सोचना होगा कि हम यूरोप वाले इस मुद्दे पर पिछलग्गू बन जाए या अमेरिका के एजेंडे और चीन के अनावश्यक प्रतिक्रिया के इशारों पर चले। ये सब बातें की गई। अर्थात कहने का मतलब है कि अमेरिका और यूरोप दोनों जुड़ा हुआ है, किससे? नाटो से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और नाटो का जो भी सदस्य देश है जिसमें अमेरिका सबसे प्रमुख है, अमेरिका के मुद्दे नाटो के मुद्दे माने जाते हैं। ये सबसे पहले आप लोग को समझने की जरूरत होगी। तो हाल ही में अमेरिका ताइवान को तुल दे रहा है, समर्थन दे रहा है, ताकि चीन का प्रतिद्वंदता को प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके, उसके आसपास के चीजों पर नजर रखी जा सके। चीन इसके विरोध में है और धमकी तक दे चुका है। इसी संदर्भ में जो मैक्रोन है वो थोड़ा सा ये बातें बोलते हैं। और देखिए कॉन्सेप्ट है, भारत गुट निरपेक्षता का पक्षधर रहा है, तो वैसे ही मैक्रोन भी इस बात को मान रहे हैं कि हमें तटस्थ होने की जरूरत है, गुट निरपेक्ष होने की जरूरत है। तो याद होगा, मैंने नाटो में शामिल होने के बाद एक देश का नाम था जो हाल ही में नाटो में शामिल हुआ, तो पहले तो उस देश का नाम आप लोग बताइएगा। उसके शामिल होते ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग से पूछा था, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। क्या उस देश के शामिल होते ही गुट निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है कहीं नगण्य हो रहा है, या इस पर और भी कार्य करने की जरूरत है? तो विश्व 3 धुरी में ही देखने को मिलेगा। देखिए किसी मुद्दे पर विश्व है ना 3 धुरी पर आपको बटा हुआ नजर आएगा, एक पक्ष में, एक विपक्ष में, और एक आपको क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा, अर्थात गुट निरपेक्ष रहेगा। किसी भी प्रश्न पर विश्व 3 ही धुरी पर नजर आएगा, एक पक्ष में जाएगा, एक विपक्ष में रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। इसको हम लोग और सशक्त करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो ये सब बातें आपको देखने को मिलेगी। बाकी कहानी आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चीन के बढ़ते साम्राज्यवादी नीति को यहाँ से समझ सकते हैं कि उसने भारत के अक्साई चीन पठार छीन रखा है, पाकिस्तान में काराकोरम पट्टी ले रखी है, जिस पर काराकोरम हाईवे बनाया है, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी तिब्बत को बताकर उसका अपना हक जताता है, लद्दाख से लेकर सिक्किम तक अतिक्रमण करता है और उस पर सैन्य बफर क्षेत्र को हड़पने का ताक लगाया रहता है। ये सब भारत के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है। अगर हम म्यांमार की बात करें तो कोको द्वीप चीन तो ही अड्डा बनाने की खबरें मिली। संयुक्त राष्ट्र जो न्यायाधिकरण के फैसले को ताक पर रखते हुए चीन दक्षिणी चीन सागर के स्पेटली जो द्वीप है, 9 डैश आप लोग नाम सुनते होंगे, जिस पर मैंने पहले भी चर्चा किया। 9 डैश इस तरह 9 डैश है, दक्षिणी चीन सागर चीन यह है, दक्षिणी चीन सागर में आपको यह मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या किया, स्पेटली द्वीप है जहाँ पर समूह फिलीपींस और वियतनाम से छीनकर अपने अड्डे बनाए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय संयुक्त राष्ट्र प्राधिकरण है, न्यायाधिकरण है, उसके निर्णय के विरुद्ध है। तो ये सब आपको इसके विकल्प देखने को मिले जहां पर यह अति किए हुए हैं, जहां पर पिछले 75 वर्षों में ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को लेकर रुके हुए कि ताइवान स्वतंत्र देश नहीं है, वो हमारा प्रांत बताकर हड़पने की कोशिश करता था। चीन की बात हो रही है, तो ये सब मुद्दे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे संकटों में उलझना हमारे, अर्थात यूक्रेन के बारे में बात की जा रही है, ताइवानी राष्ट्रपति शायद यूरोप के लिए फंदे का काम बन सकता है। तो इससे हमें बचने की जरूरत है, जैसा फंसने जैसा होगा। और क्या है कि अपने मित्र देशों से कतई रास नहीं आएगा, ऐसी बातें की गई। सारी कहानियां होने के बाद आपको यह समझने की जरूरत है कि क्या चीन के प्रतिद्वंदता को रोकने के लिए अन्य विकल्प है हमारे पास। तो ऐसे विकल्प तलाशने की जरूरत है,
जहां पर चीन इस प्रकार के प्रतिद्वंदता को कायम करता है। हाल ही में देखने को मिला होगा, चीनी है ना, जब भी इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन होते हैं, अमेरिका और अमेरिका समर्थित नाटो क्या करता है, सेंक्शन लगाता है, आर्थिक सेंक्शन लगाता है। तो आर्थिक सेंक्शन रूस के मामले में देखने को मिला होगा, ये अरब कंट्री के बहुत से देशों में, इराक ईरान के संदर्भ में देखने को मिला होगा ना आप लोगों को। ऐसे ही आप जब चीन ऐसे प्रतिद्वंदता करता है तो चीन के साथ भी इस प्रकार के प्रतिद्वंद देखने को मिलता है कि प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, जो पिछले 2020 के दौरान आप लोग को देखने को मिला होगा, 19 के दौरान, 18 के दौरान जब आर्थिक प्रतिबंध वहां लगाया गया था। तो ये सब मामले आपको देखने को मिले होंगे। तो ध्यान रखिएगा क्या करता है, आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा तो डॉलर का मूल्य जो है, डॉलर से साथ व्यापार करने में प्रॉब्लम होगा। तो राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर क्या कर रहा है, रूबल, चीन का रूबल मुद्रा है, उसे सॉरी युआन मुद्रा, रूबल तो रूस का है, सॉरी हो जाता है कभी कभी मिस। युआन मुद्रा को क्या कर रहा है, चीन प्रमोट कर रहा है, अन्य देशों के साथ व्यापार कर रहा है। जैसे हम भारत अन्य देशों के साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार करना चाहते हैं, वैसे ही युआन व्यापार करने का प्रयास कर रहा है। युआन अंतर्राष्ट्रीय उन मुद्राओं के साथ शामिल होने का प्रयास कर रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा रिजर्व संपत्ति रखी जाती है, उसके संदर्भ में मामले। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सी चीजें तो सही है, पर अभी भी युआन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, उसके लिए समय लगेगा। अब ध्यान रखिए, सारी चीजों को, संदर्भ को समझते हुए अब भारतीय परिप्रेक्ष्य आपको समझना है, जहां पर मैंने 4 अगस्त 2022 के वीडियो एनालिसिस में चीन ताइवान विवाद में इतिहास क्या है उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, जाके वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको भारत चीन विवाद में अमेरिका का रुख क्या है उसकी चर्चा मैं किया हूं, आप लोग उसे देख सकते हैं जाके। भारत ताइवान संबंध क्या है, किस रूप से वो आगे बढ़ा है, सभी पर चर्चा किया हूं मैंने। और संघर्ष के मुख्य बिंदु क्या है उसको भी मैंने चर्चा किया, तो जाके आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को देख लेने का, पीडीएफ आज इवनिंग तक अपडेट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कानून के शासन का झुनझुना जो लोग देते हैं, कि मान लीजिए अतीक अहमद के मामले में लोग बोल रहे हैं, कौन लोग बोल रहे हैं कि कानून का शासन, कानून का राज समाप्त हो गया। मैं भी यह बोलता हूं कि इस प्रकार की घटनाक्रम नहीं होनी चाहिए, मैं भी स्पष्ट तौर पर बातें बोलता हूं। पर क्या इस प्रकार की घटनाओं का न होना अन्य विकल्पों को रोक सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या अतीक अहमद केवल मुस्लिम मात्र हो जाने से क्या यह कानून का शासन समाप्त हो गया है, किसी एक विशेष धर्म विशेष के व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है? यह प्रश्न आपके लिए लाजमी उठता है। तो बहुत से लोग इसके पक्ष में बोलेंगे, ट्रम्प कार्ड खेलेंगे, अल्पसंख्यक का ट्रम्प कार्ड। तो बिल्कुल भी ये चीज मत समझिए आप एक न्यूट्रल एस्पिरेंट के तौर पर। कानून कानून अपने जगह है, शासन शासन अपने जगह है, लोगों का विचार अपने जगह है, ठीक है ना। तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ बातें आपको समझने की जरूरत है कि कौन लोग इसका ढोंगी रोना रो रहे हैं, अर्थात घरियाली आंसू जो को बोला जाता है ना, वो रो रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, फलने ढकाने बहुत लोग पूछ रहे हैं, जिनको ज्ञान भी है, जिनको ज्ञान भी नहीं है। सोशल मीडिया या जो भी अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, सभी जगह ये लोग पूछ रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर यह कैसा कानून का शासन है, इतने बड़े अपराधियों को इतने आसानी से मार दिया गया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे सवालों को स्वाभाविक है कि क्योंकि कोई अपराधी कितना भी दुर्दांत हो, उसे यह कानून प्रक्रिया के तहत सजा दी जानी चाहिए। लेकिन आम लोग ऐसा तभी कहेंगे जब कानून का शासन सचमुच अपना काम करता दिखता हुआ नजर आएगा। अब सोच के देखिए, पिछले 44 साल से तांडव किए हुए था अतीक अहमद यूपी में, और यूपी के जो ग्राउंड लेवल पर लोग जिससे प्रताड़ित थे उससे जाके पूछिए कि कैसे इसने प्रताड़ना के स्तर को प्राप्त किया। अब सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति विशेष सजा के तौर पर करंट लगाता था, अब आपको मैं करंट लगा दूं तो कैसा लगेगा, सोच के देखिएगा। तो वहां पर इसकी निर्दयता समझ में आ जाएगी आपको। किसी को हत्या कर देता था, उसके पूरे परिवार के पुश्ते समाप्त कर देता था। तो ये सब घटनाक्रम ये आम नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा। तो इसका बिल्कुल यह भी मतलब नहीं कि जो इस तरह का घटना हुई है उसमें खुली छूट तो किसी व्यक्ति आके पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी, ये भी नहीं हो सकता है। आगे मैं बात करूंगा कि उन सब चीजों को लेकर जो लेख लिखा गया उसको समझने का जरूरत होगा आपको। बीते 44 समय में क्या है कि कानून को अपना दास बना रखा था। शासन प्रशासन, यहाँ तक कि अदालतें भी उसके समक्ष असहाय थी। वह किसी भी हत्या कर देता था, किसी की भी जमीन कब्जा कर लेता था,
किसी को भी उठवा लेता है। ये सब आम बातें थी और किसी भी आतंकी के लिए, आतंक जो फैलाता है उसके लिए ये सब चीजें आम बातें हैं। ये हर राज्य में कोई ना कोई बाहुबली लोग सत्ता में, जब से राजनीति में अपराधीकरण और राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण कॉन्सेप्ट आया है, ये आम सी हो गई है। और मैंने ये बताया क्यों होता, आप लोगों को पहले भी बताया। ध्यान रखिएगा, अतीक अशरफ के मामले में नीतीश कुमार, देखिए कौन कौन लोग शामिल है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, प्रियंका वाड्रा, कपिल सिब्बल, असुद्दीन ओवैसी। अब इनका नाम प्रमुखता से, और भी बहुत सी फेयर लिस्ट है, पर इन्हीं का नाम लेकर अगर बातें की जाए, अब यहाँ पर जाति विशेष मत होइएगा, पार्टी विशेष मत होइएगा। यूपीएससी एस्पिरेंट, पीसीएस एस्पिरेंट, आपको एक नॉलेज होना चाहिए। कानून का झुंझुना अर्थात जोर शोर से बजा रहे हैं। झुंझुना कहने का मतलब है, जो आप बच्चों को देखते हैं ना, झुंझुना बजाता है, जो अबोध रूप से होता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता, झुंझुना बजाए रहता है, कि उसे लगता है कि यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मुझे बार बार इंजॉयमेंट हो रहा है। उसी प्रकार का झुंझुना देखिएगा। लेकिन जरा देखे कि किसे कानून के शासन की कितनी परवाह है। इसे आंकड़े पर देख लीजिए तो नीतीश कुमार ने माफिया आनंद मोहन सिंह को अच्छे चाल चलन के आधार पर जेल से रिहा कराने के लिए उस कानून में संशोधन कर दिया। ध्यान रखिएगा, उस कानून में संशोधन कर दिया जो यह कहता है कि सरकारी अधिकारियों पर हमला करने वाले अच्छे चाल चलन के आधार पर रिहा नहीं किए जा सकते। सोच के देखिएगा, यह कोई आम व्यक्ति नहीं था और आम की हत्या नहीं किया था, किसी खास व्यक्ति की हत्या किया था। किसकी हत्या किया था? ध्यान रखिएगा, गोपालगंज के एक डीएम रहे हैं जी कृष्णैया, उनकी हत्या के दोषी थे, उनके लिए उम्र कैद की सजा दी गई थी। सोच के देखिएगा, राजनीतिक फायदे के लिए वो व्यक्ति जो वर्तमान में कानून शासन व्यवस्था का पुरजोर समर्थन करता है कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, अपने गिरबान में एक बार झांक लीजिए कि आपने क्या किया था। ठीक है ना, एक नीतीश जी के बारे में बात हो गई। अब इस तरह का बातें मैं करूंगा तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं किसी खास विशेष की बात हो रही। सभी को डाटा से कलेक्ट कीजिए, आके मुझसे बात करें ना, नीतीश जी या तो जो भी लोग हैं। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, मेरे रिलेशनशिप में है ना, तेजस्वी जी आते हैं, जो मीसा भारती है हमारे रिलेशनशिप में, उनकी शादी हुई है। तो सोच के देखिए, मैं तो जानता हूँ कहानी सारी कहानियां, तो सोच के देखिएगा, हत्यारे जेल में रिहा करने के लिए कानून बदले हैं और कानून शासन जय हो, ऐसी बातें की गई। अब तेजस्वी यादव के बारे में सुनिएगा, शहाबुद्दीन से अपरिचित नहीं है कोई व्यक्ति, शहाबुद्दीन से अपरिचित है? बताइए, जिनकी हत्या हुई है हाल ही में, पिछले साल कोविड के दौरान। आप सोच के देख सकते हैं, आतंक के पर्याय इस माफिया ने लालू यादव ने वैसा ही नग्न और निर्लज संरक्षण दिया जैसे मुलायम सिंह ने अतीक अहमद को दिया था। इसने क्या तांडव किया था ये किसे नहीं पता है। हाँ, ये क्या करते हैं, ये सब लोग जितने भी आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस प्रकार का आतंक और धन बल का प्रयोग करते क्या है, अपना गिरेबान साफ करने के लिए क्या करते हैं, अपने लोकल एरिया में बहुत से ना योगदान करते हैं। किसी का शादी करवा देंगे, सामूहिक शादी विवाह समारोह में किसी को कुछ दान कर दिए, ताकि इमेज है ना मैनेज हो सके। पर अंदर ही अंदर लोग क्या करेंगे, अंदर ही अंदर लोग इस प्रकार से घटनाक्रम का अंजाम देंगे। और सोच के देखिएगा, जब डीएम तक की हत्या करके वो रिहा हो सकता है, तो हम और आप तो अदमस्त आदमी है ना। अतीक के मामले में विधायक राजू पाल की हत्या की गई थी। सोच के देखिए, विधायक की हत्या कर दी गई, जो सिस्टम का पार्ट है उसका, लेकिन उसे दो निर्दोष बताते हुए उसे देखिएगा, कुत्ते तक के हाथ मिलाते थे। ध्यान रखिएगा, मायावती इससे परिचित थी और अतीक अहमद उसके गेस्ट हाउस कांड में शामिल था, जिसमें उनकी जान पर बन आई थी, लेकिन उन्होंने उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को भाजपा में शामिल कर लिया। तो उनकी पत्नी भाजपा में शामिल होगी, बसपा में शामिल होगी मायावती परिवार में, तो ये सोच के देखिएगा, ये दोषमुक्त हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अतीक अहमद और मारे जाने के ममता बनर्जी भी कानून का शासन का झुनझुना बजा रही है, बोल रही है। तो 2021 विधानसभा चुनाव के जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं, उन्होंने क्या किया, विरोधी दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि निर्दोष लोगों की भी टूट पड़े, उसकी हत्या की। जो वोट दिया था उसको तक लोग नहीं छुड़ा था। ऐसे कई वीडियो सामने आए थे। तो ये लोग अगर बात करते हैं क्या कि कानून का शासन है, तो ये कहीं ना कहीं अतियोक्ति, उनके गिरबान में झांकने की जरूरत है। ये सब बातें आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर बात देखिएगा, प्रियंका वाड्रा की भी सुन लीजिए
कि उसके पहले सैकड़ों लोग जान बचाने के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बंगाल के मामले में थे, उन्होंने जांच करने को कहा। उसमें अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासन का कानून चल रहा है, अर्थात किसी विशेष का शासन चल रहा है। ये बातें अपने रिपोर्ट में कहा। तो उस व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री के द्वारा ये बातें नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो आंकड़े से ही आपके मुंह बंद किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर प्रियंका वाड्रा की भी कहानी सुन लीजिए आप लोग। यूपी में पुराने कांग्रेसी बता सकते हैं कि जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस तरह के अतीक अहमद को गिरफ्तार करने के बजाय गुपचुप रूप से छोड़ दिया गया था। वहीं कपिल सिब्बल एक समय में माफिया मुख्तार अंसारी को पैरोल दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी के जोड़ लगा चुके ताकि चुनाव प्रसार कर सके। तो यहाँ पर सिंपल सा एक समझिएगा कि आखिर कानून का शासन की दुहाई देकर किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या लोग यह नहीं जानते कि माफिया तत्वों के आगे कानून का शासन किस तरह के मिटिया ममियाता है, अर्थात उसकी आवाज कैसी है। जनता किस इनसे अनजान नहीं है। माफिया सरगना किस तरह से जेल में रहते हुए हत्या अपहरण करते देते हैं। हाल ही में सब चीजें आपको देखने को मिलता है। इसे 5 स्टार होटल की तरह इसे ट्रीट किया जाता है सभी जगह। अब यहाँ प्रश्न उठता है, तो क्या यह हत्या जो की गई लाजमी है? तो याद रखिए एक लाइन, अभी जांच आने दीजिए, जांच के मामले होने दीजिए, जो भी आएगा मामला उसके संदर्भ में चीजें स्पष्ट की जाएगी। अब मैं भी मानता हूं इस प्रकार से पुलिस स्टडी में हत्या नहीं होनी चाहिए, पर जब एक कॉन्सेप्ट है, इसे कॉन्सेप्ट से लेकर चलिएगा। जब जंगल का शेर कमजोर हो जाता है ना, उसके शागिर्द भी है ना, उसकी हत्या कर देते हैं। सोच के देखिएगा। अब उसको और भी बेहतर तरीके से समझना है, इसे भी समझिएगा। जब जंगल का राजा शेर कमजोर हो जाता है, उसके ही कुनबा के लोग उसे मारकर खा जाते हैं। अब यही मैं एक लाइन बोल दिया जिसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता चीज़ों को हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बाकी कहानियां हैं, जो लोग कानून व्यवस्था में इस प्रकार का सेंध लगा है तो उस पर जांच चल रही है। पुलिस कमिश्नर जांच कमेटी भी बैठाई, न्यायिक जांच भी बैठी हुई है, सभी पर वेट आ जाने दीजिए, बस चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आज आप लोग सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के बारे में क्या करना है, इसको इम्पोर्टेंट वीवीआई के तौर पर रखना है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है अभी वर्तमान में। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में आएगा। मानव संसाधन और समावेशी विकास के कॉन्सेप्ट में आएगा। और अपने स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, ये सारे को अपने टॉपिक से मिला लेंगे, आपको किस पेपर से टैली करता है। तो तब तक हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य है, देखिए कल ही मैंने आप लोगों को लिखने के बोला था, तो केवल एक विद्यार्थी ने, जो शुभम जी है, उनके द्वारा लिख के भेजा गया था 17 लक्ष्य। तो प्रयास कीजिए सभी लोग, बार बार ये सब टॉपिक आपको आएगा, एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो वहां पर केवल तारे ही दिखेंगे। मैं साफ और कटु शब्द में बोलता हूँ, एनालिसिस करता हूँ न्यूट्रल होकर चीज़ों को लेकर। आपको बुरा लगे अच्छा लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ेगा, आपका सिलेक्शन होगा उसी आधार पर। जितने बेहतर लोग से आप समझ जाइए इस चीज़ को। अब देखिए कल ही मैंने 17 विकास लक्ष्य के बारे में चर्चा किया, देखिए आज ही आ गया आप लोगों के बारे सामने। अब इस के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग उसमें ऊपर देखिएगा, जैसे बचपन में देखते ना कुछ चीज का सवाल जवाब नहीं आता तो हम छत को देखते थे, वैसे ही एग्जाम हॉल में देखिएगा। अब 17 लक्ष्य विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सार्वभौमिक सुरक्षा एक अनिवार्य सत्य है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा का स्तर, गरीबी, असमानता, जातिगत और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने सबसे अहम नजरिया है। ये सब बातें की गई है 17 लक्ष्यों में। तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 वार्षिक सम्मेलन में काफी दिनों सार्वभौमिक सुरक्षा की चर्चा हो रही है। G20 में कार्य समूह का श्रम 20 द्वारा 5 बड़े मुद्दों को उठाया गया, जिसमें पहला क्या है, श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, यह इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा। तीसरा, कौशल प्रशिक्षण के एवं कौशल उन्नयन, नियोक्ता की भूमिका और दायित्व के संदर्भ में चर्चा की गई। चौथा, कार्य का बदलता स्वरूप। पांचवा, टिकाऊ व सम्मानजनक आजीविका के प्रोत्साहन। ये मुद्दे हैं। तो आप लोग 5 आप लोग स्टार बना लीजिएगा। G20 के 5 मानक श्रम 20 के, श्रम 20 ऐसे बना लीजिएगा। अगर आप लोगों को बनाना होगा डायग्राम, क्योंकि आप लोग को डायग्राम भी कभी कभी बताना होता है ना, श्रम 20 कर लीजिएगा।
और एक ऐसे बना लीजिएगा, इसको 5 आरेख में बांट दीजिएगा, ठीक ना, और यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या क्या मुद्दे हैं 5 और, ठीक ना, ताकि इसी तरह से एग्जाम में आप इसे लिख सकें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा जारी विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 के तथ्यों को समझा जा सकता है, जिसके अनुसार विश्व का 53% आबादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित है। अब ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है ना, जितने लोग इसको लिख लीजिएगा उतना आप लोग कंफर्ट जोन में आ जाइएगा। अब इससे बेहतर डाटा को कहाँ मिलेगा, किसी किताब में पढ़िएगा तो ही नहीं मिलेगा, करंट के किताब में। ध्यान रखिएगा 73% आबादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित है, जिसमें से 46% क्या लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन जैसी किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ हासिल कर पा रहे हैं, जिसमें 18.6% बेरोजगार युवकों को बेमुश्किल से बेरोजगार भत्ता प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा इसी के साथ भविष्य के नागरिक बनने के लिए 26.4% बच्चों के साथ सामाजिक सुरक्षा का चादर नसीब हो रही है। ये सब बातें की गई है। 33.4% लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल है। आज विश्व का 46% जो महिलाएं हैं मातृत्व अवकाश से वंचित है। 33% आबादी स्वास्थ्य के जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया गया, बाकी नहीं आए हैं। ध्यान रखिएगा 22% बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन न मिलने के कारण जीवन का अंतिम पड़ाव में चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ये सब आपको समस्या देखने को मिली, आंकड़े बता रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा G20 शिखर सम्मेलन 1999 में उनका संगठन बनाया गया, जिसमें 20 देश प्रमुख देश के बारे में पहले भी चर्चा की जा चुकी है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। स्पेन इसका अस्थायी अतिथि है कि हर बैठक में शामिल होता है स्पेन, तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है G20 शिखर सम्मेलन का अस्थायी सदस्य कौन है, तो ये स्पेन है। तो इसके साथ देखिए दुनिया भर का 85% कारोबार इस G20 देशों के साथ होता है, जबकि 65% आबादी यहाँ रहती है। विश्व की कुल कार्यबल का 61% यहाँ रहता है। असंगठित क्षेत्र में आती है जो हिस्सा, जो असंगठित क्षेत्र में आता है। अफ्रीका 85.5% रोजगार असंगठित क्षेत्र से, इसी प्रकार एशिया और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र जो है प्रशांत क्षेत्र में, और 68.6% क्या है आपको 68.6% जो क्रमशः है दोनों का। अरब देशों में, अमेरिका में 40%, यूरोप में यह अनुपात 25.21% है। यह जो अकुशल कार्यबल के बारे में चर्चा करता है। तो ध्यान रखिएगा सार्वभौमिक सुरक्षा के स्तर पर प्रभावी बनाकर असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में रूपांतरित करने में मदद मिलेगी इन आंकड़ों का हम प्रयोग करके। तो यह अभी एक समस्या मुद्दा देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा आईएलओ ने 1952 में एक समझौता सम्मेलन के दौरान क्या किया था, ध्यान रखिएगा उसने बोला कि सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम 9 आधार है, जिसमें से स्वास्थ्य है, देखभाल है, बीमारियों में बीमा है, बीमा लाभ, बेरोजगारों को भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, कार्यस्थल पर मुआवजा, पारिवारिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ, असक्ता और जीविका के लाभ शामिल है। तो सामाजिक सुरक्षा के 9 लक्ष्य, 9 आधार क्या है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग बना के भेजिए ग्रुप पर ताकि मैं करेक्शन कर लूँ। ध्यान रखिएगा वर्ष 2016 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त रूप से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य आह्वान किया। इतना डिजिटल आपको डाटा देने के बाद आपको समझ में आया होगा कि केवल ध्यान रखिए 3 स्तर पर इसके लिए प्रवासी श्रमिकों को पीएफ यानी भविष्य निधि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इन प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या लाभ देने की 3 व्यवस्थाएं हो सकती है। जैसे पहला, 2 देशों के बीच द्विपक्षीय करार हो, उसके तहत प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, ब्रिक्स और जैसे देश संगठन है, बिम्स्टेक जैसे संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड शामिल है। और तीसरा, अफ्रीकी संघ, जहां पर ये समस्या है आपको उनके साथ लागू करके वैसा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कहा जा सकता है कि हम संगठनात्मक तौर पर द्विपक्षीय संबंध में भी सामाजिक सुरक्षा दायित्व निर्वहन कर सकते हैं। इसके लिए ठोस कदम करने की जरूरत है, केवल वादों तक ही सीमित नहीं रहना है। जैसे 2020 में घोषणा पत्र किया गया था डिजिटल संसाधनों, श्रम सामाजिक गति देने के लिए आह्वान किया गया था, बाली घोषणा किया गया था। तो बहुत से घोषणाएं हुई हैं, पर उसका ढाक का 3 पात है, योजनाएं लागू नहीं की गई। यहाँ पर देखिए बहुत से योजनाओं के बारे में बोला गया, घोषणाओं के बारे में बोला गया है, पर यहाँ ध्यान रखिएगा जीडीपी, जब तक हम वित्त का प्रबंधन नहीं करेंगे, किसी भी समस्या का समाधान के लिए वित्त सबसे बड़ा एक कारक होता है, बाधक होता है। वित्त जितना अधिक आवंटित किया जाएगा, हम उस लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उसी में ध्यान रखिएगा भारत सामाजिक सुरक्षा को सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का लगभग
1.4% व्यय करता है, इंडोनेशिया 1.3%, दक्षिण अफ्रीका 5.5%, चीन 7.7%, वहीं ब्रिटेन 15.1% और अमेरिका 18.19% अपने सामाजिक सुरक्षा पर सकेरुल जीडीपी का खर्च करता है। तो जितनी कम राशि होगी उतना ही समस्या ज़्यादा होगा, तो इसलिए खर्च का आवंटन भी बढ़ाना होगा, व्यवस्थाएं लानी होगी। ये बातें की गई है, ये सब चीज़ें उभर कर सामने आई। तो कोशिश करना आपको इसके सामाजिक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के क्या मानक है, क्या तथ्य हैं, घोषणाएं क्या है, इसके लिए बजटीय आवंटन कितना करने की जरूरत है, और भी सरकार को क्या कदम उठाने हैं, इससे संबंधित मुद्दों को आप लोग लिखिएगा। उम्मीद करता हूं आज का न्यूज एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। देखिए एक टॉपिक और भी है, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में ये पूछा जाएगा, आयात निर्यात और द्विपक्षीय व्यापार में कुछ नहीं, जो रुपया और रूबल का कारोबार का जो लाना है आधार पर, जमीनी हकीकत में उसे लागू करने के लिए कुछ समस्याएं हैं, दिक्कत है, उसके लिए बार बार वार्ताएं होती है, तो उसी में बढ़ता हुआ है, तो उसे हमको एक नज़र देख लेना, और कुछ इस पर विशेष नहीं है, ध्यान रखिएगा। कारोबार, अर्थ विज्ञान, तकनीक और संस्कृति पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक पर चर्चा हुई, तो उसी पर बात किया कि हम आयात निर्यात को बेहतर तरीके करने के लिए अपना लोकल मुद्रा उसके संदर्भ में कार्य जरूरत करेंगे। हालांकि आपको आरबीआई ने इसके संदर्भ में 11 जुलाई 2022 को ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था, अधिसूचना जारी किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपये के भुगतान से लेकर था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा करने से हमें बेहतर कारोबार और सुरक्षा प्राप्त होगा। ये सब बातें की गई है बैठक में, ये नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि चीज़ें आगे भी हम लोग कवर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज एनालिसिस आपको बेहतर लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप रिव्यू दे सकते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है, और भी बेहतर सुधार किया जा सकता है। देखिए लंबा वीडियो जरूर हो जाता है, बहुत से मुद्दे हैं जिसको मैं कवर करता हूँ, केवल यह आपके लिए ही है। 1 घंटे लगातार मैं बोलता हूँ बिना रुके हुए, तो इसका लाभ आप लोग लीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए, विजडम एजुकेशन को सपोर्ट कीजिए, और बेहतर रिजल्ट लेकर आइए। उस दिन में अपने आप अपना जो भी मेहनत है उसमें सफलता मुझे नजर आएगी। नहीं तो कहानियां तो बनाते हैं ही लोग हैं। तो चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।